हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम यूनियन बजट के फॉर्मुलेशन और इनेक्टमेंट पर बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियोस जो हमने बजट के ऊपर बनाई उसमें हमने बजट की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, बजट बनाने के संबंधित सिद्धांत पर बात की। साथ ही साथ हमने देखा कि बजट के फॉर्म्स क्या हैं, यानी टाइप्स ऑफ बजट क्या कितने होते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बजट के फॉर्मुलेशन की, यानी बजट निर्माण प्रक्रिया क्या है, उसमें स्टेजेस क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो बजट निर्माण में जुड़ी हुई होती हैं। फिर उस पर इनेक्टमेंट की बात करेंगे, यानी कि अधिनियमन कैसे होता है बजट का, बजट पारित कैसे होता है, अप्रूव कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं बजट के, जो भारतीय संविधान कहता है, संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं। इसमें देखने लायक बात है कि जो भारतीय संविधान है वो कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शब्द जो टर्म है उसको यूज़ करता है, जो कि आर्टिकल 112 में वर्णित है। अनुच्छेद 112 में क्या कहता है अनुच्छेद 112? अनुच्छेद 112 कहता है द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कोज टू बी लेड बिफोर बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। यानी कि जो ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। अब इसे समझते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएंगे। और ये जो अनुमानित प्राप्तियां और खर्चों का विवरण है भारत सरकार का, इसी को हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे व्यवहारिक रूप से हम बजट के नाम से जानते हैं। यानी कि आर्टिकल 112 बजट की चर्चा करता है, बजट की बात करता है, जिसे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। यहाँ पर हम ये भी जान लें कि भारत में जो वित्त वर्ष है वो कब से कब तक माना जाता है। इट बिगिनस ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी जो वित्त वर्ष है भारत का वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है वो वित्त वर्ष की मानी जाती है भारत में। तो इस टाइम पीरियड के लिए जो भारत सरकार की अनुमानित आय है क्या रहेगी, खर्चे क्या हैं अनुमानित, उनका एक ब्यौरा तैयार किया जाता है जिसे बजट कहा जाता है। और भारतीय संविधान उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान में, तो वो 112 अनुच्छेद। फिर आता है अनुच्छेद 113 जो बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट की। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें मेंशन्ड है नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अब हम जानते हैं भारत सरकार विभिन्न मंत्रालय और मिनिस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से काम करती है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मंत्रालय हैं। और वो मंत्रालय जो योजनाएं चला रहे हैं, जो उस संबंधित सेक्टर का वर्क है, यानी कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे संबंधित कोई योजना है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना है तो वो फाइनेंस के बिना इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, उसके लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है। तो वो संबंधित मंत्रालय अपना जो अनुमानित खर्चा है वो देता है वित्त मंत्रालय को, कि हाँ ये मेरा अनुमानित खर्चा है, मुझे इतनी धनराशि अलॉट की जाए। मंत्रालय या विभाग ऐसा कहता है, तो उसी को हम डिमांड कहते हैं, यानी डिमांड फॉर अ ग्रांट। तो ये होती है डिमांड फॉर ग्रांट, जो कि आर्टिकल 113 में वर्णित है। ये आर्टिकल 113 कहता है कि बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो नहीं की जा सकती, उसके लिए राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 114 भारत की संचित निधि से जो धन है उसके निकालने के संबंध में। क्या कहता है कि नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। यानी कि इससे बात करने से पहले अब हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत की संचित निधि कहते हैं, उसको समझना पड़ेगा क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे संबंधित आर्टिकल 266 है। अगर कभी पूछा जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है संविधान में, तो 266 का एक। इसमें क्या कहा गया है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत सरकार का एक ऐसा फंड है जिसमें, मतलब एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार की आय आती है।
कौन सी आय? यानी कि जो सरकार को मिलने वाले राजस्व हैं वो आते हैं, जैसे सीमा शुल्क हुआ, उत्पाद शुल्क हुआ, आयकर है, संपदा शुल्क है, या कोई अन्य कर है या शुल्क है, या सरकार द्वारा कोई ऋण दिए गए हैं उसकी वसूली से जो धन प्राप्त हुआ है, वो सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें जमा किए जाते हैं, और इस पर संसद का स्वीकृति आवश्यक है। यानी अगर इस फंड से भारत सरकार कुछ धन निकालती है तो उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी संसद की स्वीकृति के पश्चात ही सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इस निधि से कर सकती है, इसीलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। और भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दो दो प्रकार के जो खर्चे हैं वो किए जाते हैं। एक तो डिमांड फॉर ग्रांट जो स्वीकृत हो चुकी हैं संसद के द्वारा, उसके लिए खर्चा धन निकाला जाएगा। और दूसरा जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जो भारित व्यय होता है। यानी जो डिमांड फॉर ग्रांट हैं उन पर तो वोट डाली जाती हैं, लोकसभा वोट डालती है, उन्हें स्वीकृत करती है, उसके बाद वो डिमांड ग्रांट में तब्दील होती है जो ड्यूली वोट कर दी जाए। लेकिन जो भारित खर्चा है, अब ये जो शब्द है आपको याद रखना होगा, भारित व्यय जिसे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो क्या होता है? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जिसे प्रभारित व्यय भी कहते हैं, वो ऐसा व्यय है जिसके लिए वोट नहीं डाली जाती, यानी कि वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर संसद केवल चर्चा कर सकती है, उस पे मतदान नहीं होता है। मतलब मतदान उस पर नहीं होता है, चर्चा भी ये कि वो प्रस्तुत किया जाता है। उस जैसे डिमांड फॉर ग्रांट है उन पर तो मतदान किया जाता है, उसके बाद वो स्वीकृत मानी जाती है, लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो एक लाइबिलिटी की तरह है गवर्नमेंट पर। उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है जिसको स्वीकृत किया जाएगा, और फिर वो एप्रोप्रिएशन अधिनियम यानी एक्ट के रूप में सामने आता है। और वो एप्रोप्रिएशन एक्ट जो होता है, विनियोजन विधेयक जिसकी आप इनेक्टमेंट में अभी बात करेंगे, उसके बाद वो खर्चा सरकार उन पर कर सकती है। अब बात आती है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्चे आते हैं। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, भत्ते, और उसके कार्यालय संबंधी खर्चा है प्रेसिडेंट का, या फिर जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, या फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं हाउस ऑफ पीपल के, तो वो यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो सभापति उपसभापति हैं, या राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके सभापति उपसभापति हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, उनकी सैलरी है, अलाउंसेस हैं, पेंशन है, या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन है। फिर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सैलरी अलाउंसेस या पेंशन है उनके चेयरमैन और मेंबर्स के। ये जो सभी खर्चे हैं ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं, इनके लिए वोट नहीं डाली जाती, ये नॉन वोटेबल होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि इनको डिस्कस किया जाता है, लेकिन इनको मतदान इन पर नहीं होता है डिमांड फॉर ग्रांट की जैसे। तो ये खर्चे करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, ये आर्टिकल 114 कहता है। फिर आर्टिकल 117 क्या कहता है? कोई भी कर लगाने वाला धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाया जा सकता। यानी कोई भी मनी बिल, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ऐसा कोई भी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कुछ एक आर्टिकल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से संबंधित, बजट के इनेक्टमेंट से संबंधित, अधिनियमन से संबंधित, ताकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और अकाउंटेबिलिटी उसकी सुनिश्चित करने के लिए, यानी एक तरीका, एक प्रोसेस दिया गया है कि जो पब्लिक मनी है वो किस प्रकार से खर्च की जाएगी और किन किन चीज़ों पे की जाएगी, और उसकी स्वीकृति के लिए संसद जो स्वीकृत करती है उस खर्चे को, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो ये सब यहाँ पर प्रोविजंस के रूप में संविधान में दिया गया है। अब हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन की, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट निर्माण होता कैसे है। बजट निर्माण है क्या? जैसे अभी पता चला कि बजट अनुमानित जो प्राप्तियां हैं सरकार की और अनुमानित व्यय है, उन अनुमानों का विवरण है, तो वो विवरण तैयार करना ही बजट निर्माण कहलाता है। अब पहले बजट
दो तरह से होता था। एक रेलवे बजट होता था और एक आम बजट होता था, जो 1921 से चला आ रहा था। ऑकवर्ड कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन अब जो 2017 से चेंज आया वो ये आया, दो तरह के चेंज आए। सबसे पहला तो लास्ट वर्किंग डे पर फरवरी माह के बजट पेश किया जाता था वित्त मंत्री के द्वारा, लेकिन अब ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है 2017 से। साथ ही साथ दूसरा चेंज ये आया कि रेल बजट को और आम बजट को एक कर दिया गया है। अब रेलवे बजट अलग से पेश नहीं किया जाता। तो ये दो चेंजेस आए। अब हम बात करेंगे कि बजट में निर्माण में जो एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है, और संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट है उसका प्रशासनिक मंत्रालय है, जो आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से बताता है कि क्या आवश्यकताएं हैं मंत्रालय की। उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कैग कहते हैं, CAG कैग, ये बजट के अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराता है अपना। तो ये सभी जो एजेंसीज हैं ये इन्वॉल्व रहती हैं बजट फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में। फिर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कौन सी एजेंसी है। जैसे वित्त मंत्रालय के साथ ये सभी इन्वॉल्व रहती हैं, इनकी सबकी हेल्प लेता है वित्त मंत्रालय, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन होता है वित्त मंत्रालय का? आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उस डिपार्टमेंट का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय हैं। यानी कि बात इस हायरार्की की कैसे आती है निकल के, वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका भी एक डिवीजन है बजट प्रभाग, जो बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय माना जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस यानी चरण कौन से हैं, स्टेजेस कौन सी हैं बजट निर्माण की। थर्ड पॉइंट है जो ये कहता है कि बजट डिवीजन वित्त वर्ष प्रारंभ होने के 5 से 6 महीने पहले ही, यानी कि वित्त वर्ष प्रारंभ होने से कुछ समय पहले, यानी 5-6 महीने पहले, फरवरी में 1 फरवरी को पेश किया जाना है बजट, उससे 5-6 महीने पहले यानी सितंबर में वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय को परिपत्र या प्रपत्र भेजता है। किस संबंध में? आगामी वित्त वर्ष के खर्चों के अनुमान के संबंध में। वो ये कहता है केंद्रीय मंत्रालयों से, विभागों से, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्वायत्त निकाय हैं, रक्षा बल हैं, या अलग अलग जो भी मंत्रालय कंसर्न निकाय हैं, कि आपका अनुमानित खर्चा क्या है आगामी वित्त वर्ष के लिए, वो बताएं। तो कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उसका प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से फिर स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजता है, जो अपेक्षित सूचनाएं भरकर वापस मंत्रालय को भेजते हैं, और मंत्रालय जो कंसर्न मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय को भेजता है जो सूचना वित्त मंत्रालय ने मांगी है। फिर वित्त मंत्रालय क्या करता है? वित्त मंत्रालय जो सूचनाएं आई हैं उनकी स्क्रूटनी करता है, यानी समीक्षा करता है, देखता है कि किस मंत्रालय ने कितना खर्चा अनुमानित बताया है। उसको अगर कहीं विवादों की बात आती है, डिस्प्यूट होता है, यानी बजट अनुमानों में ऐसा होता है कि किसी योजना को शामिल करने के प्रश्न पर प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है, यानी अगर कोई मंत्रालय वित्त मंत्रालय को, मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है या इंडस्ट्री से कोई जुड़ी हुई निकाय है या रक्षा मंत्रालय है, वो अपना मसौदा रखता है, अपनी कोई योजना रखता है कि इस पर इतना खर्चा किया जाना है, इतनी डिमांड ग्रांट चाहिए, तो उसका कोई डिस्प्यूट आता है तो ये डिस्प्यूट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है और उसका फैसला अंतिम होता है। उसके बाद वित्त मंत्रालय बजट का, उसे खर्चे का अनुमान हो गया, उसके बाद वो आय का अनुमान लगाता है। आय का अनुमान लगाने के लिए वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की मदद लेता है। वो ये देखता है कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है या सीमा शुल्क विभाग हैं, उनसे ये आइडिया लगाने की कोशिश करता है कि कितनी आय हो सकती है। खर्चा तो उसे पता चल गया, लेकिन अब वो ये देखने की कोशिश करता है कितनी आय हो सकती है, और उन आय का अनुमान लगाने के लिए उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेनी होती है। फिर उसके पास, यानी वित्त मंत्रालय के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो उसके पास अनुमानित आय आ गई और अनुमानित व्यय आ गया। अब इस को वो कैबिनेट के सामने रखता है, वित्त मंत्रालय। कैबिनेट का अप्रूवल मिलने के बाद ही
जो वो बजट है वो संसद में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। यानी ये बात कंपलसरी है कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट द बजट कैन बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, नॉट बिफोर दैट। अब यहाँ पर ये भी मेंशन करने लायक है कि बजट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड इट शुड नॉट बी लीक्ड आउट बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। यानी कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज है और ये संसद में प्रस्तुत होने से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। तो मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट, उसका अप्रूवल मिलने के बाद बजट को संसद में पेश किया जाता है। अब आर्टिकल 112 में हमने देखा था कि उसमें लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने बजट प्रस्तुत करवाएंगे। तो वो किससे करवाते हैं? वो संविधान क्या कहता है? वित्त मंत्री से ये बजट पेश करवाते हैं राष्ट्रपति। संविधान ने राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा और राष्ट्रपति पेश करवा रहे हैं वित्त मंत्रालय से, यानी वित्त मंत्री से। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि संसद में बजट के 6 अधिनियम क्या हैं। जो बजट फॉर्मुलेशन का हमने प्रोसेस देखा, अब हम अधिनियम का प्रोसेस देखेंगे जिसमें संसद में पेश किया जाएगा बजट। तो बजट अधिनियम का अर्थ क्या है? ये इनेक्टमेंट ऑफ बजट, इतना बड़ा जो वर्ड है अधिनियमन, इसका अर्थ है संसद द्वारा पारित करना। यानी जब संसद का पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा वो पारित हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाएगी, यानी राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब वो बजट अस्तित्व में आता है। यानी इनेक्टमेंट ऑफ बजट मीन्स द पैसेज और अप्रूवल ऑफ द बजट। बजट यहाँ हम कह रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसे। तो पार्लियामेंट से पास होने के बाद और प्रेसिडेंट से रेक्टिफाई होने के बाद, यानी प्रेसिडेंट जब उस पर अपनी सहमति दे दें, तब वो लीगलाइज होता है कि हाँ, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट के रूप में सामने आता है। तो इसमें हम 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेजेस हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला है, जब बजट तैयार कर लिया गया, कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई और संसद में पेश किया गया, तो वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। आम बजट को वित्त मंत्री एक भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसे सबसे पहला स्टेप बजट प्रेजेंटेशन कहा जाता है, बजट प्रस्तुतिकरण। लोकसभा में बजट भाषण समाप्त होने पर ही बजट को राज्यसभा में रखा जाता है, जो इस पर केवल चर्चा कर सकती है, यानी उसको सिर्फ डिस्कस कर सकती है। जो राज्यसभा है वो कहीं पर भी अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार नहीं रखती है। जो डिमांड फॉर ग्रांट है, उन पर मतदान करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को होता है। फिर आता है आम बहस, यानी जनरल डिस्कशन होता है। जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो कुछ दिन बाद, कुछ दिनों तक जो है वो जनरल डिस्कशन होगा, यानी कि इसकी डिटेल्स जो हैं बजट की, उस पर चर्चा की जाएगी, और ये चर्चा 3 से 4 दिन तक चलती है सदनों में, और दोनों सदनों में। और इसके साथ ही साथ फिर उस पर तीसरा स्टेप आता है, विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा होती है, यानी स्क्रूटनाइज किया जाता है। जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं उनके द्वारा 3 से 4 हफ्ते एडजर्न कर दी जाती है हाउसेज़ यानी दोनों सदन जो है वो एडजर्न कर दिए जाएंगे, और फिर 3 से 4 हफ्ते के लिए, और सामान्यतः ये पीरियड रहता है। फिर जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की, वो एग्जामिन करती हैं, डिस्कस करती हैं डिमांड फॉर ग्रांट जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की हैं, और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। उस रिपोर्ट को वो हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखती हैं वो कमिटीज़, और फिर उस पर दोबारा से वोटिंग होती है, यानी कि चर्चा हो गई या फिर वोटिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है फिर अनुदान मांगों पर मतदान, यानी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स का पहले भी जिक्र आ चुका है, और यहाँ दोबारा बताएं, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होती हैं? जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने खर्चे को, एक सरल भाषा में बताएं तो वो अपने खर्चों को, जो उनके डिपार्टमेंट का या उनकी मिनिस्ट्री का खर्चा है, योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उस पर खर्चा करना है, तो उसके लिए वो डिमांड रखती हैं। तो वो डिमांड अगर ड्यूली वोटेड हो जाती है, यानी उनको पास कर देती है संसद, स्वीकृत कर देती है संसद यानी लोकसभा, तो वो डिमांड ग्रांट में तब्दील हो जाती है, अनुदान बन जाती है। वो जो मांग रखी है उन्होंने, वो अनुदान में तब्दील हो जाती है, यानी वो ग्रांट कर दी गई हैं उस मिनिस्ट्री को। फिर आता है विनियोग विधेयक पारित करना, जो हमने चार्ज एक्सपेंडिचर और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की थी, उससे संबंधित है ये। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक का पारित होना।
अब विनियोग विधेयक हम आर्टिकल 114 में ध्यान है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। यानी कि संविधान में कहा था कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता जब तक कि विनियोजन बिल नहीं लाया जाएगा। यानी विनियोजन बिल लाने के बाद ही धन निकाला जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। और ये दो चीज़ों के लिए निकाला जाता है। जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो दो चीज़ों के लिए लाया गया। पहला, लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान जो भी डिमांड फॉर ग्रांट थी, और दूसरा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो चार्ज एक्सपेंडिचर था, इन दोनों के लिए। जब ये एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, यानी कि विधेयक से ये अधिनियम बन जाता है जब ये लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ फिर आता है ये वित्त विधेयक को पास करना। वित्त विधेयक को पास करना, यहाँ फाइनेंस है, मनी बिल नहीं है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल है यहाँ। ये 6th जो है, मनी की जगह फाइनेंस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो अंडर रूल 219 यानी कि 219 जो लोकसभा का नियम है उसके तहत फाइनेंस बिल रखा जाता है। और फाइनेंस बिल क्या है? इट मीन्स द बिल ऑर्डिनरली इंट्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो बिल है उसका मतलब क्या है? ऐसा विधेयक है जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसे पास किया जाता है, और वित्तीय विधेयक के पास होने पर, यानी बजट के आय पक्ष को वैधानिकता प्राप्त होने पर बजट अधिनियम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जो बजट अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ हम एक छोटी सी नज़र डालेंगे नेक्स्ट पे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बजट के, सरकार जो बजट बनाती है उसके क्या क्या मतलब उद्देश्य हैं बजट बनाने के, उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में कि बजट क्यों बनाया जाता है। बजट सबसे पहले संसाधनों का पुनर्विकास, यानी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट हेल्प करता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, संसाधनों को वितरण करने में। सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को देखते हुए देश की ये संसाधन वितरित किए जाते हैं जिससे कि समानता लाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसकी बात करता है आर्थिक विकास में योगदान, यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो आर्थिक समानता लाए। जो एलिट वर्ग है, जो कि रिच वर्ग है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस पर टैक्स लगा करके जो टैक्स से जो धन मिलता है वो सरकार उसे वेलफेयर पे खर्च करती है। जो गरीब लोग हैं उनके वेलफेयर पे खर्च करती है। तो एक जगह से लिया और दूसरी जगह दिया, इससे इनइक्वालिटी जो है इनकम की वो भी कम होती है, आय की असमानता भी कम होती है। यानी कि आय की असमानता कम करने के लिए भी बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आर्थिक स्थिरता लाई जाती है। आर्थिक स्थिरता लाना सबसे बड़ा एम है बजट का। अगर मान लीजिए कभी इन्फ्लेशन है या फिर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है, या फिर कोई इस तरह की कंडीशन है, तो भी बजट में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि उन चीज़ों से निजात मिल सके, हेल्प हो सके किसी तरीके से, तो स्टेबिलिटी आ सके। ऐसे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं बजट में। फिर है साथ ही साथ सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। बहुत सारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। उनको भी फाइनेंस देना, यानी वित्तीय हेल्प करना उनकी, या उनका जो कार्य चल रहा है उससे जो इनकम आ रही है उसे दूसरी जगह लगाना, ये सब बजट के माध्यम से सरकार करती है। फिर है क्षेत्रीय अंतर को कम करना, यानी रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब कि आप देखें हमारे देश में एक स्टेट, एक जो राज्य है या फिर एक जो क्षेत्र है वो डेवलप्ड है, दूसरा कम डेवलप्ड है। तो इस अंतर को कम करने के लिए कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या रोज़गार के साधन हैं वहाँ ज़्यादा लगाए जाते हैं। जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जो जहाँ विकास कम हुआ है, तो ये भी बजट के माध्यम से उन योजनाओं को वहाँ रखा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहते हैं गवर्नमेंट के बजट बनाने के पीछे।
तो आज हमने संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश की कि बजट फॉर्मुलेशन क्या है, इनेक्टमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। BA पार्ट 1 का ये पेपर 1 का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।